हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 4 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, अभी तक हम लोगों ने सारा कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें देख ली हैं, मीनिंग हम लोगों ने देख लिया है, कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कंपनी के पास दो तरीके के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं कि आप ओनर्स फंड के थ्रू आप अपने बिजनेस को फाइनेंस करो या बोरोड फंड के थ्रू करो। ओनर्स फंड में आपके पास आ जाते हैं आपके शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी, ये सारे आपके जो है इसके ओनर्स फंड के टाइप्स हैं। ठीक है, बोरोड फंड में आपका आ जाएगा डिबेंचर्स आ जाएंगे, बैंक लोन आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ से आप बाहर से पैसा अरेंज करते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, वो अपन का हो जाता है बोरोड फंड में। तो एक कंपनी के पास कैसा स्ट्रक्चर है, उसके पास कितना परसेंट ऑफ इक्विटी है, कितना परसेंट उसका डेट है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उसका कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसने 30% जो है बैंक से लोन लिया हुआ है और 70% का वो शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज कर रही है। ठीक है, तो इसका रेशियो कितने हो गया, 70:30। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन से बिजनेस में कितना किस तरीके का सोर्स से पैसा आ रहा है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब एक तरीके से अगर आप इन सोर्सेज से पैसा अरेंज कर रहे हो तो आपको उन लोगों को अपने बिजनेस का ओनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी को अपने शेयर्स बेच रहे हो, शेयर बेचना मतलब उनको आप एक तरीके से अपने बिजनेस की हिस्सेदारी बेच रहे हो कि अगर मैंने किसी कंपनी के 200 रुपये के भी शेयर्स खरीदे हैं तो हाँ 200 रुपये तक के वैल्यूएशन की मालिक मैं हूँ उस कंपनी की। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड। ठीक है, जिसमें सामने वाले को आपको पावर भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बोरोड फंड में क्या होता है कि आप बाहर से पैसा अरेंज करते हो लोन के जैसा एकदम। ठीक है, डिबेंचर्स अगर आपने इशू करे तो अभी भी आपने उन जनरल पब्लिक से ही पैसा लिया, लेकिन आपने उनको ओनर नहीं बनाया, आपने उनको डेट होल्डर बनाया। ठीक है, जिसने आपके बिजनेस में लोन दिया है एक तरीके से, जिसमें आपको इंटरेस्ट कंपलसरीली देना ही है। ठीक है, बोरोड फंड पे आप इंटरेस्ट दोगे ही, आपको प्रॉफिट जितना भी हो रहा होगा, मतलब अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, आपको बैंक का इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड में एक डिफरेंस ये भी हो गया कि जो ओनर्स फंड है वो एक तरीके से घर के लोग हैं, अगर नहीं भी दिया उनको डिविडेंड तो चल जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं होता इनको डिविडेंड देना। लेकिन जो बोरोड फंड है वो बाहर के लोग हैं, हम लोग इनसे पैसा अरेंज कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, डिवेंचर होल्डर से पैसा ले रहे हैं, तो हम लोग को उस पर इंटरेस्ट कंपलसरीली पे करना ही होता है। तो ये बोरोड फंड हो गया और ये ओनर्स फंड हो गया। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ना ही पूरा ओनर्स फंड होना चाहिए ना ही पूरा बोरोड फंड होना चाहिए। बोरोड फंड क्यों होना चाहिए उसका मैं एक अच्छा सा रीज़न बताती हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 100 रुपये का, ठीक है, और उसमें से आपको बोरोड फंड पर आपको 20 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो टैक्स भरोगे ना वो 100 - 20 दैट इज 80 पे भरोगे, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आपके पास बोरोड फंड भी है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका पूरा इक्विटी होता तो आपको 100 रुपये पे टैक्स पे करना पड़ता, और अब आपके पास डेट है तो जो इंटरेस्ट होता है डेट का वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मतलब आप पहले प्रॉफिट में से वो माइनस कर दो, फिर जो रिमेनिंग इनकम बचती है उस पर आप टैक्स पे करो, तो इससे आपका बिजनेस का टैक्स कम हो जाता है। तो इसलिए बोरोड फंड भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं होती, इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे अपन के पास बिजनेस में होते हैं। इसलिए एक आइडियल बिजनेस में बोला जाता है कि इट शुड बी मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, ना ही सिर्फ बिजनेस में सिर्फ डेट होना चाहिए और ना ही सिर्फ इक्विटी होना चाहिए। अगर सिर्फ डेट होगा, मेरा सारा ही लोन से बिजनेस चल रहा है, तो लोन का जो लायबिलिटी मेरे सर पे इतनी सारी आ जाएगी, मेरे पास प्रॉफिट हो रहा होगा चाहे नहीं हो रहा होगा, मेरे को पूरा पूरा इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये लिवरेज रहती है कि अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है या कम है तो मैं ओनर्स फंड पर डिविडेंड नहीं दूंगी तो चल जाएगा, ये लोग मेरे ऊपर केस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को कंपलसरी हो जाता है पैसा देना। तो इसलिए ये अपन का कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है कंपोनेंट्स होते हैं, इनसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंपोनेंट्स हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हर बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, कोई 20% का डेट लेगा, कोई 30% का डेट लेगा, कोई 50% का डेट लेगा। तो ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं, कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन सी कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर किस टाइप का रखना है, ज़्यादा इक्विटी रखें कि ज़्यादा डेट रखें। ठीक है, तो ये फैसला कैसे होगा, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस का नेचर है ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग मतलब आप बना बनाया सामान खरीद कर बेच रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करो तो फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, मशीन की ज़रूरत नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स आपको कम चाहिए। ठीक है, अब ये एक खासियत होती है ओनर्स फंड की कि आप इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर से जो पैसा उठाते हो मार्केट से, उससे आप फिक्स्ड एसेट्स ही खरीदते हो, क्योंकि फिक्स्ड एसेट आपको ऐसे रेगुलर रिटर्न नहीं देते।
इनको आपको रिटर्न देना भी नहीं है, तो एक तरीके से इनका पैसा आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो जहाँ पे आपको बल्क इन्वेस्टमेंट करनी होती है, पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। अब अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको फैक्ट्री की तो ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट केस आप अपने डेट इक्विटी रेशियो में डेट ज़्यादा रख सकते हो और इक्विटी कम रख सकते हो, ठीक है। ऑन दी अदर एंड अगर हम लोग देखें, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको मशीन भी चाहिए होगी, आपको फैक्ट्री भी चाहिए होगी, तो इन दैट केस आपका जो है ओनर्स फंड ज़्यादा होगा और बोरोड फंड कम होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस में आप दो चीज़ें बोलेंगे, इसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसी है आपकी, बड़ी कंपनी है कि छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा तो आप ज़्यादा इक्विटी और कम डेट ले सकते हो। छोटी कंपनी लोन लेकर भी काम चल सकता है तो आप ज़्यादा डेट और कम इक्विटी ले सकते हो, ठीक है। तो साइज ऑफ द कंपनी से भी हम लोग का जो है फैक्टर ये अफेक्ट करता है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है रेगुलरिटी ऑफ इनकम, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि इनको आपको कंपलसरीली इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, तो इससे अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं रहा, मतलब आपका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपके बिजनेस ने प्रॉफिट दिया लेकिन सेकंड ईयर में प्रॉफिट नहीं कमाया, थर्ड ईयर में भी नहीं कमाया, फिर फोर्थ ईयर में कमाया, अगर ऐसे इरेगुलरिटी आपके बिजनेस में, तो आपको बोरोड फंड कम से कम लेना चाहिए क्योंकि इस पे आपको इंटरेस्ट कंपलसरी देना है, ठीक है। तो आप इक्विटी ज़्यादा प्रेफर करो। अगर आपका बिजनेस एकदम स्टेबल है, हाँ हर साल आप अर्न करते ही हो प्रॉफिट, आप अफोर्ड कर सकते हो इनको हर साल जो है इंटरेस्ट पे करना, तो आप अगर आप स्टेबल बिजनेस है, आपका रेगुलरिटी है इनकम की, तो गो फॉर मोर बोरोड फंड एंड लेस ओनर्स फंड। लेकिन अगर आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी आप बहुत कम प्रॉफिट कमाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो, कभी आप बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाते, तो ऐसे वाले जो बिजनेसेस होते हैं वो ज़्यादा ओनर्स फंड लेते हैं क्योंकि उस पर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, और वो कम बोरोड फंड लेते हैं क्योंकि जितना आप अफोर्ड कर पाओ उतना आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने पढ़ा रेगुलरिटी ऑफ इनकम के बेसिस पे। लास्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब आपको कॉस्ट किस पे ज़्यादा पड़ रही है, मतलब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ रहा है, या प्रॉस्पेक्टस वगैरह का खर्चा ज़्यादा है, कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से ज़्यादा पैसा अरेंज करोगे। अगर आपको बाई चांस बिजनेस लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल गया तो आप ज़्यादा लोन ले लो, कम शेयर्स इशू कर लो, ठीक है। या मान लो अगर आपको जो है आपकी एक रेप्यूटेड कंपनी, आपको शेयर से पैसा बहुत आसानी से मिल सकता है और आप इतनी ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी हो कि अगर आप डिविडेंड नहीं भी दोगे तो भी आपकी कंपनी बढ़िया काम करेगी, है ना। शेयर लोग मतलब ऐसे डिविडेंड मांगेंगे नहीं आपसे, यहाँ लोग गलत तरीके से नेगेटिव भी नहीं होंगे अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे, तो अगर आपकी रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है। तो गो फॉर मोर ओनर्स फंड एंड लेस बोरोड फंड। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स से कितना पैसा उठाओगे। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका इसका कम है तो यहाँ से ज़्यादा पैसा उठा लो, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको ओनर्स फंड में कम पड़ रहा है तो अब यहाँ से ज़्यादा पैसा उठा लो, ठीक है। तो इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप के बिजनेस में कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो दीज वर द 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।